बहुत स्वागत करती हूँ सर एक बार फिर से आपका। नमस्कार। आज जब हम कई अहम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो विकास और सस्टेनेबिलिटी दोनों की चर्चा हमेशा साथ साथ होती है। दोनों ऐसे विषय हैं, आपके अकॉर्डिंग सोशल इम्पैक्ट इस संतुलन को बनाने में कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हमने माननीय मंत्री जी को सुना, उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी। देखिए, विकास और सस्टेनेबिलिटी को आप अलग अलग देख नहीं सकते, ये दोनों साथ के साथ चलेंगे। अगर एक तरफ मुझे लगता है, अभी जो पिछला सवाल भी आपने पूछा था कि विकास हो रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका संसाधनों का दोहन भी हो रहा है, तो उसको बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें उसको साथ के साथ देखना पड़ेगा कि अगर आखिरी माइल पर खड़ा हुआ हमारा जो व्यक्ति है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसको रोजगार मिल रहा है। अगर मैं बात कहूं कि गांव के अंदर जो महिला है उसको पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, गांव का बच्चा अपने ही गांव के किसी विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वो सब उस विकास के मूल में है जिसको हम सस्टेनेबिलिटी के साथ में जोड़ रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी कहीं जार्गन्स नहीं है। अगर हम बात करें कि ईएसजी, कार्बन क्रेडिट्स, इन सबको हम जोड़ के फिर हम बात करते हैं जी हम नेट जीरो की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि विकास और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, दोनों को एक ही मायने पर रखना पड़ेगा। अलग अलग रख के हम उसको नहीं देख सकते। अच्छा, जब अलग अलग सेक्टर्स की मैं बात करती हूँ, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लाइवलीहुड जैसे जो तमाम ये अहम सेक्टर्स हैं, विषय हैं, इन पर M3M फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है। इनमें से आपको कौन सा ऐसा क्षेत्र लगता है जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट वाला क्षेत्र है? देखिए, मतलब ये ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें कि शरीर बनने के लिए हमने कहा कि 5 तत्व जरूरी हैं, और उसमें से हम कहें कि कौन सा बहुत जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसका कोई जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एक के अभाव में आप शरीर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप सभी लोग एक बार इधर ही ध्यान रखिए और प्लीज शोर कम करिए। आई रिक्वेस्ट यू। तो जब हम पंच तत्व की बात करते हैं, शरीर उन्हीं से बनेगा। आप कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक की बात करूंगा। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो वो कहते हैं ना कि चाह तन की मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखा पेट क्या करेगा देशभक्ति, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो सबसे पहली जरूरत रोजगार की है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो रोजगार आपको देता है एक अच्छी शिक्षा, जिससे कि एक आप अच्छे नागरिक बनते हैं, और आपको उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का एक माध्यम देती है जहां पर आप कह सकते हैं कि मैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा के साथ में जुड़कर विकास का एक माध्यम बन रहा हूं या बढ़ रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता, और अगर एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसी रोजगार उन्मुख शिक्षा जो कि स्किलिंग के साथ में स्वास्थ्य को भी लेकर चले, मुझे लगता है कि वो एक शब्द में आपके सवाल का जवाब हो सकती है। जाहिर तौर पर। अच्छा, जब चैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो CSR सिर्फ चैरिटी तक सीमित नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट्स, नेशन बिल्डिंग और कम्युनिटी एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप CSR की बात करते हैं, निश्चित रूप से CSR हाईलाइट हुआ है जब से एक एक्ट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन चैरिटी के रूप में तो हमारे अगर हम कहें कि सतयुग से ये चला आ रहा है कि जहां पर राजा जो थे वो भी परमार्थ करते थे, उसके बाद में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए वो भी परमार्थ करते थे। चैरिटी के रूप में ये रहा है। निश्चित रूप से चैरिटी से अगर हम चेंज की बात करते हैं तो वहां पर जाकर अगर हम ये कहें तो ऐसा होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, मैं तो M3M ग्रुप की बात करता हूं कि जहां पर हमने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया तो बीइंग रियल एस्टेट ग्रुप, M3M एक ऐसा ग्रुप है जो
आज देश की स्काईलाइन बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन साथ ही फाउंडेशन की जब बात हुई तो ये हुआ कि इस सब के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा मजदूर, हमारा वो माइग्रेंट भाई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो सोच के साथ ही फाउंडेशन की शुरुआत हुई। और आज के कार्यक्रम, हम जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है, चाहे वो रोजगार को लेकर है, ये सारे कार्यक्रम आपस में एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो वही लोग हैं जो एक स्केल पे बात कर सकते हैं। पायलट करने के लिए जहां जरूरत है वो लोग वहां पर जा सकते हैं। हम इनोवेशन की जहां बात करते हैं वहां पर जाने का वो मादा रखते हैं, वो लोग जा सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स के लिए हम ये नहीं कहते कि एक पैरेलल सरकार के साथ में वो काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी भूमिका हो उसके अंदर कंपटीशन उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको छोटे से एग्जांपल्स देना चाहूंगा मैं। अभी बात हुई लखपति दीदी की, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। आपको जानकर खुशी होगी कि मेवात, जिसे नूह के नाम से आज जाना जाता है, वहां का एक ब्लॉक है तावड़ू। वहां के 80 गांवों में लगभग 500 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी ऑलरेडी बन चुकी हैं। हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि गांव की महिला अगर लखपति दीदी बन रही है उसको शहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो कहानी, जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि वो महिलाएं जो हैं, वो महिलाएं प्रयास क्या कर रही हैं कि अपने घरों में बहुत छोटा सा इंटरवेंशन एक उन्होंने शुरू किया, जिसको वो ये कह रहे हैं संकल्प वाटिका। किचन गार्डन जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक उन्होंने संकल्प वाटिका के नाम से शुरू किया। पहली चीज, वो वर्मी कंपोस्टिंग सीख गए। दूसरी चीज, वो खुद की खाद खुद बना के वहां पर उन सब्जियों को उगा रहे हैं बिना किसी आपके फर्टिलाइजर के, वो उसको उगा रहे हैं। उसको उगाने के बाद उन्होंने उसको तैयार किया अपने कंजम्पशन को लेकर। जो बाकी चीज बची, उन्होंने सोचा अब इसका क्या किया जाए। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में कुछ महिलाएं, उन महिलाओं ने, माइग्रेंट महिलाएं थी, उनके लिए दिन भर की जद्दोजहद की, भाई पति चला गया हम क्या करें। तो उन्होंने इसका रास्ता ये निकाला कि उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, इन सब ने खाना बनाना शुरू किया। और M3M फाउंडेशन ने उनकी इन स्किल को सपोर्ट किया। और एक आज बहुत बड़ा कार्यक्रम लाला जी की रसोई के नाम से चल रहा है। और ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आज की महिलाएं भी ये समझ रही हैं कि उनके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जैसी संस्थाएं अगर इस तरह से आगे बढ़कर महिलाओं को सपोर्ट करेंगी, या ग्रामीण इलाकों में जो लोग इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेंगी, तो जाहिर सी बात है जो विकसित भारत 2047 के विजन की हम बात करते हैं तो उस तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से। और इसमें दोनों में जो मैं कनेक्ट बताने की कोशिश कर रहा था, कि यहां से जो महिलाएं आज वो दिन के 10,000 से ज्यादा कुक्ड मील बना रही हैं, और ये भी सब लखपति दीदी यहां बन चुकी हैं। और इनको जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो गांव में जो महिलाएं खेती कर रही हैं वो अब इनको तो एक पूरा वैल्यू चेन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। तो मैं माननीय जो हमारे अभी हमारे जो मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो बात कही मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्पोरेट माध्यम से ही मिलेंगे जहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से आगे जाएंगे। बिल्कुल। अब विकसित भारत के लक्ष्य की वापस से बात करना चाहूंगी, जिसको हासिल करने के लिए ग्रास रूट कम्युनिटीज की जब हम बात करते हैं तो इनको सशक्त बनाना कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं। हालांकि कई विषयों पर आपने अभी बात रखी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस दिशा में अभी आगे और क्या करने की जरूरत है? देखिए, बहुत करंट एग्जांपल मैं लेता हूं अभी आपका। अभी जो बातचीत हुई, हमारे गैस की बड़ी किल्लत आ गई थी। कि गांव सब कह रहे थे कि सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियों में आपका एक पनियार कम्युनिटी है। वो जो पनियार कम्युनिटी है, वहां महिलाओं को जंगल में जाकर पहले लकड़ी लानी पड़ती थी। अब वो लकड़ी लाने के बाद में वो चूल्हा बनाती थी उससे। तो पहले तो वो जंगल में जाना रिस्की,
जंगल से जब लकड़ी लेके आते थे, उस पे जब वो खाना बना रहे हैं तो उसका जो उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो अलग। अब उसमें इतना नहीं था, वो स्वास्थ्य उनका ही नहीं, उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि छोटी से झोपड़ियों में जहां रह रहे हैं वहीं वो खाना बना रहे हैं। तो एक बहुत छोटा सा इंटरवेंशन उनके साथ में प्लान किया गया, और वो इंटरवेंशन ये था कि आपको हम एक छोटा सा 2 गायों के साथ में लाइवलीहुड का एक माध्यम देते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या उसके अंदर, जब उनको 2 गायों के साथ में वो माध्यम दिया गया, उनके पास में दूध आ गया, दूध के साथ में काउडंग जो उनको मिलने लगा। अब उसका क्या करें, तो दूध तो चलो उन्होंने खाने में लिया, सब लिया, अब इस काउडंग का क्या करें, तो एक बायोगैस यूनिट उनके घरों में स्टैब्लिश करके दिया। अब जब वो बायोगैस यूनिट स्टैब्लिश हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बनी कि उन्होंने घर के अंदर ही वो गैस बनानी शुरू कर दी। अब वो बायोगैस से तो पूरा कैलकुलेशन जब हुआ, गाय से जो दूध और उन्होंने उसके प्रोड्यूस बनाए वो बेचने लग गए, काउडंग से जो गैस निकली वो उनको जंगल आने जाने का समय उनका बचने लग गया, लकड़ी पे या और चीजों पे जो वो खर्चे करते थे वो बचत उनकी होने लग गई, और अल्टीमेटली अब जब कैलकुलेशन की गई तो सालाना 70 से 80 हजार रुपया एक परिवार बचाने लग गया, जो वो अपने डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि जो सवाल आपने मुझसे किया कि एम्पावरमेंट जब तक हम कम्युनिटीज का नहीं करेंगे, आज आपकी पनियार कम्युनिटी जो नीलगिरीज में रह रही है, उनको इस चीज की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मेरी गैस कहां से आएगी, क्योंकि वो रेगुलर जो गैस बायो से वो चला रहे थे और उनका एक रूटीन सेट हो गया। समय जो उनको बचा उन्होंने उसको अपनी लाइवलीहुड स्किल्स के अंदर इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वो उसको आगे लेकर गए। तो यही चीजें हैं जो ग्रास रूट लेवल पर जब हम कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, जब वो अपनी रोजाना की जिसको हम कहते हैं ना भूख, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों से जब वो ऊपर उठेंगे, तब वो समाज के विकास में अपनी भागीदारी निश्चित रूप से लेके आएंगे। आज का जो युवा है, जो जेनजी है, ये लोग भी इस तरफ आगे बढ़े, इनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, युवा शक्ति किसी भी देश का हम कहते हैं कि एक स्ट्रांग माध्यम होता है, पर दुर्भाग्य ये कि आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी पाताल की तह छानता है, परखता वो गर्भ की सब हड्डियां, किंतु स्वयं को नहीं पहचानता है। जाहिर सी बात है। तो युवा भी जो हमारा है वो स्वयं को मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा भूल चुका है, भटक चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, जितने भी बड़ी सक्सेस हुई हैं, आज जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वो सब युवा हैं। वो युवा ही हैं जो आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वो युवा ही है जो इनोवेशंस के साथ में नई चीजों को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2047 का जो हमने लक्ष्य अपने लिए विकसित भारत का रखा है, उसमें युवाओं का योगदान बहुत जरूरी है, लेकिन उस युवा शक्ति को एक सही माध्यम, एक सही मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब मन की बात उन्होंने शुरू करी थी, मुझे लगता है कि जिन बालकों को उन्होंने उस समय बताना शुरू किया, और आज जब 14 से 12 साल बाद में हम बात करते हैं, वो बालक आज युवा हो चुके हैं। और अगर हम उनकी सोच के साथ में चलें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन युवा निश्चित रूप से, हमने कहा कि एक मिथक के में भी कई बार चला जाता है, तो उसकी ऊर्जा का सही तरीके से दोहन करना बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा बहुत सिंपल शब्दों में कि समय समय पर किए तुम्ही ने युग परिवर्तन, सदा नियति ने किया तुम्हारी लय पर नर्तन, करो वही पुरुषार्थ तुच्छ ये तंद्रा त्यागो, सर्वोदय के सुप्रभात, जागो 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 जागो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब परिवर्तन का जिक्र किया कि हम सवाल तो बहुत सारे औरों पर उठाते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक परिवर्तन जब आप खुद में लाएं, एक परिवर्तन या बदलाव जिसे कहा जाए, आप खुद में लेकर आए, तो देश के जो तमाम देशवासी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जाए तो विकसित भारत का जो सपना है, मुझे लगता है 2047 से पहले हम सब अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को इसी तरह से अचीव करते रहें आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।